नमस्ते बच्चों। आज हम 12वां लेसन जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ रहे थे उसका अध्ययन करेंगे। जो आधा हमारा बचा हुआ है कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग भी स्त्रियों को नहीं पढ़ाने के पक्ष में रहते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। अब हम देखते हैं आगे। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शौसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम लिया। अर्थात यहाँ पर लेखक ने बताया है कि नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुसार संस्कृत के नाट्यों में स्त्री पात्र प्राकृत भाषा में बोलती थी, तो प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। प्राकृत में बोलने वाला अनपढ़ हो ऐसा कहना गलत है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में स्त्रियां संस्कृत में नहीं बोल सकती थी, वे प्राकृत में ही बोलती थी। इस कारण संस्कृत भाषा में न बोल पाने से उन्हें अपढ़ कहना अन्यायपूर्ण है। इस आधार पर उन स्त्रियों को गंवार भी नहीं कहना चाहिए। द्विवेदी जी कहते हैं कि भवभूति के उत्तर रामचरित नाटक में ऋषियों की वेदांत दर्शन पर बोलने वाली पत्नियां किस भाषा में बोलती थी? अर्थात वेदांत दर्शन तो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया, संस्कृत में ही पढ़ा और बोला जाता है। अतएव उन ऋषियों की पत्नियां भी संस्कृत बोलती थी और वह कोई गंवारी संस्कृत भी नहीं थी। महाकवि कालिदास और भवभूति के नाटक जिस काल में रचे गए, उस समय सभी शिक्षित लोग संस्कृत भाषा में बोलते थे, ऐसा प्रमाण मानना गलत है। अर्थात उस समय संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा भी आम जनता में प्रचलित थी। जब आम लोग प्राकृत बोलते थे तो स्त्रियां भी प्राकृत बोलती रहे, तो इसमें क्या आपत्ति है? आशय यह है, अर्थात इसके माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि शिक्षित स्त्रियां संस्कृत के साथ ही प्राकृत भाषा को बोलचाल के रूप में अपनाती थी। अर्थात यहाँ पर प्राकृत भाषा को लेकर जो कुतर्क दिया गया उसका खंडन किया है। अब नेक्स्ट देखिए, पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, उनके लिए पढ़ने की कोई ऐसी सुविधा न थी। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले
देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने बताया है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक जो निबंध है, इसमें प्राचीन काल में व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली न होने तथा अनेक ग्रंथों के नष्ट हो जाने का उल्लेख कर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया है। कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्क का समाधान करते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्री शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, उनके लिए कोई अलग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी और उनके लिए ऐसे कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में हमारे पुराणों में यदि नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। यदि किसी प्राचीन ग्रंथ में स्त्री शिक्षा प्रणाली के नियम लिखे गए हो और वह नष्ट हो गया हो और आज नहीं मिल रहा हो तो इस कारण विरोध करना कदापि उचित नहीं है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि हमारे देश में विमान उड़ते थे, बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर संसार के द्वीपों की सैर की जाती थी, समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता था, परंतु आज ऐसे विमानों तथा जहाज़ों के निर्माण करने वाले ग्रंथ नहीं मिलते हैं। जब ऐसे नियमबद्ध प्रणाली की जानकारी देने वाले ग्रंथ नहीं मिलते हैं तो क्या विमानों और जहाज़ों के द्वारा की गई यात्राओं को भी असत्य या कोरी कल्पना माना जाए क्या? अर्थात इन घटनाओं को आज भी सत्य माना जाता है तो प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा की परंपरा को भी सत्य मानना चाहिए। अर्थात प्राचीन साहित्य बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाने से अनेक बातों की प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती है, परंतु वे अब नहीं मिलते इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री शिक्षा का विरोध हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक ने बताया है कि ऐसे लोग हमारे पुराणों तथा प्राचीन इतिहास के ग्रंथों में प्राचीन काल में विमानों और जहाज़ों के द्वारा की गई यात्राओं के उदाहरण देखकर तथा उनकी यथार्थ स्थिति को जानकर बड़े गर्व से कहते हैं कि ये सब भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के प्रमाण हैं। परंतु उन्हीं पुराने ग्रंथों में जब अनेक प्रतिभा संपन्न विदुषी स्त्रियों के नामों का उल्लेख देखते हैं तो वे लोग उनकी हठ धर्मिता दिखाते हैं। इस तरह वे पुराने जमाने में पढ़ी लिखी स्त्रियों की अनदेखी कर तर्क देते हैं कि उस समय स्त्री अपढ़ और मूर्ख थी, उनका आचरण एकदम गंवार था। इस तरह के गलत तर्क देने वाले लोगों की शास्त्रज्ञता एवं न्याय भावना को कैसे उचित एवं प्रशंसनीय माना जा सकता है। सुशिक्षित स्त्रियों के रहते हुए भी पुराने समय की स्त्रियों को अपढ़ एवं मूर्ख बताना कहाँ का न्याय है। अर्थात इससे कुतर्क देने वाले लोगों की बुद्धि पर हंसी आती है तथा उनकी न्यायशीलता पर आक्षेप किया जाता है। अर्थात लेखक ने बताया है कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, इसका पुष्ट प्रमाण देकर स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर आक्षेप किया गया है। अब है नेक्स्ट पेज कि सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वभरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कहकरा पढ़ाना भी पाप समझे, मतलब उन्हें साक्षर करना भी पाप समझे। शीला और विद्या ये विदुषी महिलाएं थी, आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? वे बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं, मतलब उनसे वाद विवाद किया है उन्होंने नहीं, उनसे शिक्षित हुई है नहीं। शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धत है वे क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा और कोई निकाले तो भी मानेगा कौन? अर्थात यहाँ पर भी लेखक ने कड़ा व्यंग्य करते हुए कहा है कि स्त्रियों द्वारा कविताएं लिखी गई हैं। शीला विद्या वे विदुषी महिलाएं थी, घंटों विद्वानों के साथ
पांडित्य करती थी, मतलब वाद विवाद भी करती थी, तो वो पढ़ी लिखी थी। इस तरह से प्राचीन काल में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता, यह कहना पूर्णतः गलत है, ऐसा वे तर्क देते हैं। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पानी बढ़ने का अपराध है, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा संसार, सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने की का ही कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपर रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने बताया है कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए लेखक कहता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी, मतलब उनका कहना है कि प्राचीन काल भारत में स्त्रियां शिक्षित थी। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान देती थी और अपना पांडित्य प्रकट करती थी। महर्षि गर्ग की पत्नी गार्गी शास्त्रार्थ में बड़े बड़े वेदज्ञों को हरा देती थी और मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शास्त्रार्थ में महान दार्शनिक एवं सर्व शास्त्रज्ञ शंकराचार्य का डटकर मुकाबला किया था। वे सब स्त्रियां पढ़ी लिखी व विदुषी थी। यह गजब का प्रमाण और अत्यंत भयंकर बात है, जो कि प्राचीन काल में स्त्रियों के पढ़ी लिखी होने की सूचना देती है। द्विवेदी जी व्यंग्य रूप में कहते हैं कि यह सब उन स्त्रियों के पढ़ने लिखने का ही प्रभाव था कि वे अपने ज्ञान में पुरुषों से बढ़ चढ़कर थी। अगर वे पढ़ी लिखी न होती तो ऐसे महान पुरुषों को शास्त्रार्थ में कैसे हरा सकती थी। स्त्री शिक्षा विरोधियों पर आक्षेप करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों के शिक्षित होने के ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं, फिर भी यदि स्त्रियों के लिए पढ़ाई करना जहर के समान हानिकारक या विनाशकारी तथा पुरुषों के लिए अमृत के समान अतीव लाभकारी माना जाता है, तो ऐसे कुतर्की लोग अपने देश के गौरव को हानि पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपर रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दे। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था, अर्थात वह संस्कृत में लिखा था, और संस्कृत में लिखा था तो वह अनपढ़ नहीं थी। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने तथा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोधी लोगों का यह कुतर्क मान लिया जावे कि प्राचीन काल में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी तो न सही, क्योंकि उस समय लोगों ने स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी होगी, परंतु वर्तमान में इसकी जरूरत है। इसलिए स्त्रियों को हमें पढ़ाने लिखाने पर जोर देना चाहिए तथा स्त्री शिक्षा का पूरा समर्थन करना चाहिए। द्विवेदी जी बतलाते हैं कि हमने वर्तमान समाज की अपेक्षा कोई पुराने नियम, आदेश, प्रणाली आदि तोड़ दिए हैं
और समाज से यही प्रार्थना है कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों को कल्पना के क्षण भर के लिए अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। अर्थात उनका कहना है कि जिस तरह से यह कहा जाता है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता प्राचीन काल में, तो ये कई महिलाएं थी जिन्होंने पत्र लिखे थे, कविताएं लिखी थी, श्लोक लिखी थी, वे सभी तो संस्कृत भाषा में थे। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया एटमी जब पढ़ी लिखी थी तभी उसका प्रयोग किया गया है। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशाला बंद हो जानी चाहिए। अब लेखक कहता है कि स्त्रियों को पढ़ाने से इतने दुष्कर कार्य हुए हैं तो फिर पुरुषों को पढ़ाना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने से स्त्रियां अनर्थ कर देती हैं। समाज में व्याप्त सारे अनर्थ का मूल कारण स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना है। तो इसका उत्तर यही है कि पुरुष वर्ग को भी अनर्थ का कारण, पुरुष वर्ग को पढ़ाना भी अनर्थ का कारण हो सकता है, क्योंकि वे तो स्त्रियों से अधिक पढ़े लिखे हैं और संख्या में भी अधिक है। इसलिए सारे पुराने स्कूल कॉलेज बंद कर देना चाहिए। अब प्रश्नोत्तर है बेटा, देखो कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 53वें अध्याय में। 5वां प्रश्न, पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो शीला, विद्या, अनसुया, भारती, रुक्मणी, शकुंतला, सीता, गार्गी, मैत्रेयी आदि। 6वां प्रश्न, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे? गांधर्व विवाह करने के बाद उससे मुकर जाने, मतलब ना करने पर शकुंतला ने दुर्वाक्य कहे। नाट्य संबंधी नियम में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई थी? तो प्राकृत भाषा। नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृत भाषा का विकास संस्कृत के साथ ही हो गया था। संस्कृत के नाटकों में स्त्री पात्र प्राकृत भाषा में बोलते दिखाए गए हैं। वस्तुतः यह नाट्य शास्त्र एक नियम था कि स्त्री पात्र तथा मध्यम अध्यम पात्र प्राकृत भाषा में बोले। उस समय बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत में ही होती थी। जैनों के धर्म ग्रंथ की प्राकृत में रचे गए। इस तरह स्त्रियों के सार द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। ये सारे प्रश्न बेटा अपनी कॉपी में लिखें, सोल्व करें। ओके, धन्यवाद।